डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत, पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम श्यामानंद है और मैं नेपाल का रहने वाला हूँ। हमारा पूरा परिवार काठमांडू में रहता है, लेकिन हम कई साल पहले गांव में रहा करते थे। मेरे दादा दादी भी वहाँ पर रहा करते थे, इसलिए हमारा सारा परिवार उस समय वहाँ रहता था। लेकिन पापा की जॉब यहाँ काठमांडू में लग गई थी, इसलिए हम यहाँ पर आ गए। लेकिन दादा दादी वहीं पर रहा करते थे। कई सालों तक वो वहाँ पर रहे और उनकी सेहत काफ़ी खराब हो चुकी थी, जिस कारण उनका देहांत हो गया। मेरे दादाजी का देहांत तो पिछले ही साल हुआ था। अब वो घर अकेला सा पड़ गया था और मेरा हमेशा मन करता कि मैं वहाँ जाकर रहूँ, लेकिन मेरे पापा मना कर देते कि मैं गांव में जाकर अकेला कैसे रहूँगा। लेकिन मैं पुरानी यादें जीना चाहता था। मैंने पापा से कह दिया था मैं अकेले ही चला जाऊंगा, कुछ दिन उन पहाड़ों में रहकर मुझे खुशी होगी। लेकिन पापा मुझे वहां पर जाने नहीं देना चाहते थे। वो काफ़ी पुराना सा गांव था जहां पर सारी सुख सुविधाएं मिला नहीं करती थी। इसी कारण हम उस गांव को छोड़कर शहर में आ गए थे। यहाँ पर ज़्यादा आसानी से सब सामान मिल जाया करता था। मैं फिर भी पुरानी यादों को जीने के लिए वहाँ जाना चाहता था और मैंने पापा को मना ही लिया। ये 21 सितंबर की तारीख थी। मैंने अपना सामान पैक किया और मैं अपने गांव की तरफ निकल पड़ा। हमेशा वहां पर जाने में बड़ी परेशानी होती है, क्योंकि बस हमारे गांव में सीधा नहीं जाती। वो काफ़ी दूर सड़क पर रुक जाती है। वहां से हमें चलकर अपने गांव की तरफ जाना पड़ता है। मैं भी बस से उतरकर याद कर रहा था कैसे मैं यहाँ पर आया करता था। कभी कभी दादाजी साइकिल के सहारे मुझे यहाँ तक ले जाया करते थे। लेकिन अब काफ़ी कुछ बदला हुआ था। सड़क से दूर जाते हुए उस पगडंडी पर पैर रखते ही मुझे ये एहसास हो गया था, यहाँ पर कुछ नहीं बदला। वो नदी जो पास से निकलती थी वो अब भी वैसी ही थी और उसका पानी अब थोड़ा सा सूख चुका था। पेड़ भी वही थे जो बचपन में हुआ करते थे। यहाँ पर पेड़ों की कटाई भी नहीं हुई, इसी कारण शायद ये पगडंडी भी छोटी ही थी। गांव के जितना मैं पास पहुंचता जा रहा था, वहां आसपास के टूटे हुए घर मुझे पुरानी यादों के करीब लेकर जा रहे थे। वहां घर वैसे के वैसे ही थे। मैं उस गांव के करीब जाता जा रहा था और दूर से मुझे वो बड़ा सा घर नजर आने लगा। वहां पहाड़ियों पर कई घर बने हुए थे जहां पर लोग नहीं रहा करते थे। यहाँ पर सुविधाएं कम थीं, इसीलिए लोग यहाँ छोड़ छोड़ कर शहर की तरफ जाना शुरू हो गए। हम भी इसीलिए गए थे। अब मुझे महसूस हो रहा था जैसे सच में यहाँ पर लोगों की संख्या कम है। लेकिन अपने गांव में पहुँचते ही मुझे काफ़ी लोग मिले। कई लोगों ने मुझे पहचान लिया था और वो मुझे अपने घर में बुला रहे थे। वो सब बता रहे थे कैसे उनके दादाजी उनके साथ रहा करते थे, कैसे यहाँ पर बहुत ही खुशहाली हुआ करती थी। लेकिन अब समय बदल गया है। ज़्यादातर लोग यहाँ से शहर की तरफ चले गए हैं और गाँव के हालात भी अच्छे नहीं हैं। यहाँ पर सामान भी नहीं मिलता। पहले जो छोटी सी दुकानें हुआ करती थी वो भी अब यहाँ पर नहीं लगती। कोई यहाँ पर रहना नहीं चाहता, इसीलिए यहाँ पर सड़क का निर्माण भी नहीं हुआ है। मैं सबसे बातें करता हुआ आगे निकल गया और अपने घर को देखने की जो मन में इच्छा हो रही थी, मैं उसे पूरा करना चाहता था। वो घर बिल्कुल मेरे सामने था। पुरानी यादें आंखों में घूम रही थी। कैसे यहाँ पर मैं खेला करता था, दादाजी मुझे खिलाया करते थे। कैसे पापा कभी कभी शहर से यहाँ आया करते थे और वो भी मुझे बहुत प्यार किया करते थे। मुझे उस समय लगता मैं पापा के पास हमेशा के लिए क्यों नहीं जा सकता। पापा कहा करते शहर में एक छोटा सा घर ले लें, उसके बाद सब वहाँ पर चले जाएंगे। हम सब चले गए, लेकिन दादा दादी वहाँ नहीं जा पाए। ये कमी मन में हमेशा खलती रही। आज वो यादें आंखों में घूम रही थी। घर की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, फिर भी ये घर रहने लायक था।
वो दरवाज़ा खोला मैंने और अंदर जैसे सामान बिखरा हुआ था। यहाँ पर मकड़ी के जाले लगे हुए थे। लगभग 3 से 4 घंटे लगे मुझे। हर सामान मैंने सही से टिका दिया, पूरी सफाई कर दी। यहाँ ज़्यादा सामान बचा नहीं था। दादाजी की किताबें, दादाजी की कुर्सी, लकड़ियों का सामान यहाँ बहुत ही अच्छी कंडीशन में था और यहाँ पर घुन बिल्कुल भी नहीं लगा हुआ था। सफाई करने के बाद ये घर मुझे पुरानी यादों की और करीब लेकर जाता रहा। अब मैं यहाँ पर ये याद कर रहा था मैं क्या क्या किया करता। मैं याद करता कैसे मैं उस बड़े से पेड़ के पास जाकर खेलता, कैसे पीछे के तालाब के पास मैं शाम के वक्त खेला करता। मैं नहाने की जिद करता लेकिन उसका पानी गंदा है, कोई मुझे उस तालाब के अंदर तक जाने नहीं देता। अब यहाँ शाम हो चुकी थी और मैंने देखा कई लोग मुझसे मिलने के लिए मेरे घर पर आए हुए थे। उन्होंने मुझे खाने पीने का सामान दिया। उन्होंने मुझे ये बताया गांव में आजकल कैसा चल रहा है। सारी बातें अच्छी थी लेकिन एक बात थी जो बिल्कुल नई थी। उन्होंने बताया कुछ सालों से रात के 8 बजे के बाद घर से बाहर कोई नहीं निकलता। तुम भी रात के 8 बजे से पहले घर के अंदर पहुंच जाना, दरवाज़ा बंद कर लेना, पीछे कुछ भारी सामान रख देना ताकि कोई दरवाज़ा खोल भी ना सके। और याद रखना 8 बजे के बाद अगर कोई दरवाज़ा खटखटाए तो गलती से भी दरवाज़ा खोल मत देना। मैं जानना चाहता था इसका कारण क्या है, लेकिन हर कोई डर कर बता रहा था ऐसा करना मत। ये कोई नहीं बता रहा था होता क्या है। मैं सबसे सवाल करता रहा, किसी ने कुछ नहीं बताया। हर कोई कहता रहा बस बाहर मत आना, बाहर मत आना। वो जैसे मेरी फिक्र कर रहे थे तो मैंने भी अब ज़्यादा सवाल नहीं किए और उनको विदा किया। मैंने सच में रात के 8 बजे घर की कुंडी लगा ली। मैं उस दरवाजे के सामने एक टेबल को लाकर रख चुका था। मैं ये सोचने की कोशिश कर रहा था आखिर यहाँ हो क्या रहा है। मैं ऊपरी मंजिल के उस छोटे से कमरे में अपना घर बना चुका था और वहीं पर मैंने सारा सामान रखा था। वहाँ से नीचे उस खिड़की से देखा जा सकता था। लगभग रात के 11 बजे मेरा दरवाज़ा खटखटाया गया। पहले तो मैं भागकर नीचे गया उसे खोलने के लिए, लेकिन जैसे ही वो टेबल मैंने सामने रखा देखा मेरे मन में ख्याल आया यहाँ दरवाज़ा नहीं खोलना है। मैंने आवाज़ लगाई कौन है? बाहर से कोई आवाज़ नहीं आई। मैंने 2-3 बार पूछा लेकिन आवाज़ आई ही नहीं। फिर से दरवाज़ा खटखटाया गया। मैं आवाज़ें लगाता रहा और दरवाज़ा बार बार खटखटा होता रहा। किसी ने भी जवाब नहीं दिया तो मन में ख्याल आने लगा क्यों ना मैं ऊपर जाकर उस खिड़की से बाहर देखूं, बाहर कौन है जो दरवाज़ा बार बार खटखटा रहा है। आखिर उससे सब लोग डरते क्यों हैं? क्यों सब लोग कहते हैं कि रात को बाहर नहीं निकलना है? क्या बाहर कोई जानवर आता है जो लोगों का शिकार करता है? क्या यही बताने के लिए इस रात के अंधेरे में कोई यहाँ पर आया है? लेकिन वो जवाब क्यों नहीं दे रहा। इसीलिए मैंने वो दरवाज़ा नहीं खोला और मैं ऊपर वाले कमरे में पहुंच गया। उस कांच की खिड़की से मैं बाहर देखने लगा। ज़्यादा रोशनी नहीं थी बाहर, लेकिन मैं उस सड़क पर देख पा रहा था कोई नहीं था वहाँ, बिल्कुल खाली सड़क। काफ़ी देर तक वहाँ छिपकर मैं इंतज़ार करता रहा। कोई तो होगा जो यहाँ पर दरवाजे को खटखटा रहा होगा। कोई भी दरवाजे के पास नहीं आया, लेकिन नीचे से खटखटाने की आवाज़ हुई। मैं हैरान हो गया। मैंने ध्यान से नीचे देखा, नीचे कोई नहीं था, लेकिन दरवाज़ा खटखटा कैसे हुआ? तभी मन में एक अजीब सा ख्याल आया, कहीं जिसने दरवाज़ा खटखटाया है वो घर के अंदर तो नहीं। इस चीज़ ने जैसे मेरे पैरों तले ज़मीन हिला दी। मैं भागकर नीचे गया। अंदर कोई नहीं था। मैंने हर कमरे में देखा, कोई नहीं था। दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ फिर से हुई। मैंने गिना था, कुल 10 बार दरवाज़ा खटखटाया गया था। उसके बाद बिल्कुल शांति। मैं ऊपर चढ़कर देखता, कभी नीचे आता। दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ अब नहीं हुई, ना ही बाहर से कोई चलता हुआ नजर आया। कोई जानवर तक बाहर नजर नहीं आया था। मैं हैरान और डरा हुआ उस रात सो नहीं पाया। आज मैं सबसे यही पूछ रहा था कि रात के वक्त वो दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ कहाँ से आती है। हर किसी ने मुझे यही बताया कि रात के समय यहाँ पर कोई आत्मा घूमती है जो लोगों को नुकसान पहुँचाती है। अगर हम दरवाज़ा खोल दें
तो वो हमारे साथ कुछ भी कर सकती है। कई लोग लापता हो चुके हैं, कई लोग जख्मी हो चुके हैं और कई लोगों की जान जा चुकी है। यहाँ पर जिसने भी दरवाज़ा खोला वो आत्मा उसे नुकसान पहुँचाती ही है। मैं इन चीज़ों पर यकीन नहीं करता था और मैं उन पर हंस रहा था, लेकिन कल रात सच में मुझे कोई नज़र नहीं आया था जिसने मेरा दरवाज़ा खटखटाया हो। मुझे लगा ये लोग मुझे डराने की कोशिश कर रहे हों। हो सकता है ये इस घर को हड़पना चाहते हैं। हो सकता है दादाजी का कोई दुश्मन मेरे यहाँ आने पर नाराज़ हो और वो मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहा हो। मैं इस चीज़ का जवाब चाहता था। आज रात मैंने पूरी तैयारी कर ली थी। मैंने भारी सामान हाथ में ले लिया था ताकि जब भी कोई मुझे ऐसा इंसान मिले जो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता हो, मैं उस पर वार कर सकूं। मैं तैयार था। मैंने कोई सामान दरवाजे के सामने नहीं रखा ताकि दरवाजे को आसानी से खोल सकूं। जो भी होगा, मुझे दरवाज़ा खटखटाकर डराने की कोशिश कर रहा होगा, दरवाज़ा खोलकर मैं उसे डरा दूंगा। वो ज़रूर ही भागेगा या मैं इस हथियार का इस्तेमाल करके उसे चोट पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मैं 8 बजे ही घर के अंदर आ चुका था। मैंने किसी को बताया नहीं था कि मैं क्या करने वाला हूं, लेकिन आज मैं दरवाज़ा खोलकर उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वाला था। 8 बजे ही मैं यहाँ अंदर था, लेकिन किसी ने दरवाज़ा खटखटाया नहीं। लगभग रात के 10 बजे जब मैं अपने बेड पर जा चुका था और ये सोच चुका था कि आज कोई नहीं आने वाला, दरवाज़ा खटखटाया गया। मैं भागकर ऊपर पहुंच गया, लेकिन मुझे नीचे कोई नज़र नहीं आया। मैं धीरे धीरे चलता हुआ नीचे पहुंचा ताकि जो भी मुझे डराने की कोशिश कर रहा हो वो दरवाजे से पीछे की तरफ ना हटा हो। मुझे लगा कि कोई दीवार से सटता हुआ दरवाजे के पास पहुंच जाता होगा और मुझे डराने की कोशिश करता होगा। ज़रूर वो इसी तरह से दरवाजे के पास आ गया होगा और मुझे ऊपर से दिखा तक नहीं होगा। मैं धीरे धीरे दरवाजे के पास पहुंचा। जैसे ही खटखटाने की आवाज़ हुई, मैंने वो दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा तो खुल चुका था, लेकिन सामने कोई नज़र नहीं आया। मैं थोड़ा बाहर निकला। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन वहां पर कोई मौजूद नहीं था। मैं सोचने पर मजबूर हो गया, कैसे कोई इतनी जल्दी दरवाज़ा खटखटाकर यहां से गायब हो सकता है? लेकिन इसका जवाब मेरे पास नहीं था। मैं इधर उधर देखता रहा। लगभग 15 मिनट तक मैं बाहर भी खड़ा रहा। मुझे कोई नज़र नहीं आया। मैंने वो दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं थोड़ा सा घबरा चुका था। मैंने अब भारी सामान दरवाजे के पास रख दिया। वहाँ दरवाज़ा खटखटाने की वो आवाज़ दोबारा नहीं हुई, लेकिन घर के अंदर कुछ ऐसा होने लगा जो अजीब था। मैंने सुना जैसे रसोई से कुछ सामान गिरा हो। कभी किसी कमरे से किताबें गिरने की आवाज़ आने लगी। ऐसा लगा जैसे घर के अंदर कोई बिल्ली पहुंच आई हो। ज़रूर पैरों के नीचे से कोई जानवर तो नहीं अंदर पहुंचाया, या ये जानवर ही होगा जो इस तरह से दरवाजे खटखटाता होगा। शायद बिल्ली ऐसा कर सकती है। वो आवाज़ बिल्ली की तो नहीं थी, लेकिन फिर भी दिमाग तो चल रहा था। मैं हर कमरे में जाकर देखता। सामान गिरने की आवाज़ तो आती, लेकिन गिरा हुआ सामान नज़र नहीं आता। बर्तन गिरने की आवाज़ आती। मैं रसोई में पहुंचता, कोई सामान इधर उधर गिरा हुआ नहीं होता। हर सामान अपनी जगह पर होता। काफ़ी समय तक ऐसा होता रहा और अब मैं डरने लगा था। मुझे लगने लगा था सच में मेरे घर के अंदर कोई है, और जो भी वो है वो ना तो कोई जानवर है ना ही इंसान है। ज़रूर ही कोई ना कोई अजीब सी शक्ति है। मैं उसे ढूंढता रहा, डरता रहा, लेकिन वो मुझे नज़र नहीं आया। इसके बाद वो आवाज़ आना बंद हो गई। लगभग 2 बजे के करीब कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, तो मैं अपने बेड पर चला गया। मुझे लगा शायद वो आत्मा यहाँ से चली गई होगी। मैं बेड पर लेट चुका था। मेरा चेहरा ऊपर की तरफ था और मैं थोड़ी देर छत को देखता रहा। मेरी आँख अब बंद हो चली थी। तभी मुझे किसी ने हिलाया, जैसे कोई मेरे शरीर के ऊपर पहुँच आया हो। वो भारी वज़न मुझे महसूस हुआ। मेरी आंखें खुली और मुझे एक काले रंग का शैतान अपनी छाती के ऊपर बैठा हुआ नजर आया। मैं हिल नहीं पा रहा था। उसकी सफ़ेद आंखें थीं जिसमें कोई पुतलियां नहीं थी।
उसका शरीर भी बहुत बड़ा था, लेकिन वो पूरा काला था। उसकी बाजुएं टांगे नहीं बनी थी, जैसे एक बड़ा सा पत्थर हो जिसकी आंखें निकली हुई हों। मैंने हिलने की कोशिश की, लेकिन मेरा शरीर चल नहीं रहा था। मैं कभी इधर हिलने की कोशिश करता, कभी उधर, लेकिन उसका वजन इतना भारी लग रहा था कि मेरी बाजुएं भी हिलने का नाम नहीं ले रही थी। वो एकटक मेरी आंखों में देखे जा रहा था। कभी मन में ख्याल आता, कहीं ये सपना तो नहीं, लेकिन सपना इतना सच्चाई से भरा नहीं होता, और ऐसा दबाव मेरी छाती पर पड़ रहा था कि मैं डरा डरा सा कुछ भी कर नहीं पा रहा था। तभी मैंने अपनी पलकें झपकी और वो मेरी छाती के ऊपर से एक झटके में गायब हो चुका था। मैं उठा, मैं इधर उधर देखने लगा, मुझे कोई नजर नहीं आया, लेकिन वो अभी यहीं मौजूद था। डर के मारे मेरी चीख निकल चुकी थी, लेकिन वो परछाई कभी मुझे किसी कमरे में नजर आती, कभी बेड के ऊपर नजर आती। वो जैसे आकार बदल रहा था। पहले वो बड़े पत्थर की तरह था जिसकी 2 आंखें थी, लेकिन अब उसने इंसानी शरीर अपना लिया था। वो था पूरे काले रंग का, जैसे उसका शरीर ही इतना काला हो कि उससे रोशनी बाहर निकल ही नहीं रही थी, और वो सफ़ेद चमकती हुई आंखें साफ नजर आ रही थी। मैं इस घर से बाहर भागना चाहता था। मैंने दरवाज़ा खोला, मैं बाहर निकला, और अब मैं मदद चाहता था। मैं आवाज़ें लगा रहा था, कोई घर के बाहर निकल नहीं रहा था। वो शैतान मेरे करीब आता जा रहा था और मैं यहाँ से दूर भाग नहीं पा रहा था। मैंने कई लोगों के घरों के दरवाजे खटखटाए, कोई बाहर नहीं निकला। मैंने आवाज़ें लगाई, फिर भी कोई बाहर नहीं निकला। मैं जानता था हर कोई डर रहा है, उन्हें ये तक पता नहीं होगा कि ये दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है। डर के मारे मेरी चीखें निकली जा रही थी और वो मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था, जैसे वो मुझे दोबारा जकड़ना चाहता हो। पहले उसने छोड़ा ही क्यों, इस सवाल का जवाब भी मेरे पास नहीं था। मैं हर घर के पास से गुजरता, चीखें मारता, बचाने के लिए जैसे आवाज़ें लगाता, लेकिन कोई बाहर नहीं निकलता। मैं आगे की तरफ बढ़ता गया, गांव के हर घर के सामने से निकलता, कोई मेरी मदद को नहीं आ रहा था। ये गांव का अंत था और उस जंगल की शुरुआत थी। मुझे अब वहीं पर भागना था, मुझे जिंदा रहना था, इसलिए मैं तेजी से उसी तरफ भागने लगा। ये एक छोटी सी पगडंडी थी जो ऊपर पहाड़ी की तरफ जाती थी। मैं उसी तरफ भाग रहा था। बचपन में मैं इसी रास्ते से ऊपर की तरफ जाया करता था। दादाजी मुझे यहाँ आधे रास्ते तक ले जाया करते थे, लेकिन अब मुझे उससे भी आगे निकलना था। मुझे दादाजी की बातें याद आ रही थी। ऊपर उस पहाड़ी पर एक पुरानी हवेली है जहाँ पर कोई नहीं रहता। वहाँ बड़े बड़े दरवाजे लगाए गए हैं। कहते हैं कि उस हवेली के अंदर एक बड़ा राजा रहा करता था जिसे जान का खतरा होता था, इसीलिए उसने इतनी सुरक्षित हवेली बनवाई थी। मेरे दिमाग में यही ख्याल था, कहीं किसी कोने में, किसी कमरे में, किसी दीवार के पीछे छिप जाऊंगा और इस शैतान को नजर नहीं आऊंगा। हो सकता है उस दरवाजे को ये शैतान पार ना कर पाए और आज की रात निकल जाए। भले ही कुछ घंटे बचे थे, लेकिन ये शैतान शायद मुझे छोड़ने नहीं वाला था। वो लोगों की बातें अब भी मेरे मन में घूम रही थी कि इससे बचना बहुत मुश्किल होता है, ये जान भी ले सकता है, ये लोगों को लापता भी कर देता है। कहीं ये मेरी बारी तो नहीं। मैं काफ़ी दूर तक भाग चुका था और मुझे सांस चढ़ी हुई थी, लेकिन वो हवेली मुझे उस पहाड़ी के ऊपर नजर आ रही थी। वो शैतान भी मुझे आसपास महसूस होता जा रहा था। मेरे कदम आगे बढ़ते जा रहे थे। वो हवेली काफ़ी करीब थी, लेकिन जैसे टांगों में जान ना बची हो। घिसटता हुआ, जैसे टहनियों को पकड़ता हुआ, मैं उस पहाड़ी पर ऊपर की तरफ बढ़ रहा था। उस पगडंडी को जैसे उन पेड़ों ने रोक रखा था। झाड़ियाँ बिल्कुल रास्ते पर लगी हुई थी। लोग इधर नहीं जाते होंगे, लेकिन वो चमकती हुई ईंटें जैसे चांद की रोशनी को मेरी तरफ डाल रही थी और वो पगडंडी से उतर जाना आसान कर रही थी। मैं भागता हुआ आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो गया। जितनी जान बची थी मैं उस सब को लगाकर वहाँ पहुँचना चाहता था। मेरी चीखें बार बार निकलती जो वहाँ वादियों में गूंजती जा रही थी, लेकिन मदद के लिए कोई भी नहीं आ रहा था। हर कोई डरा सहमा सा अपने घर के अंदर छिपा होगा, आवाज़ें सुन रहा होगा, रोशनी देख रहा होगा, लेकिन मदद के लिए कोई नहीं आया।
इस डरपोक गांव में मदद को कोई आना ही नहीं चाहता था, लेकिन मुझे आज की रात निकालनी थी। मैं उस हवेली के अंदर जा घुसा। उसका गेट टूटा हुआ था। वो काफ़ी भारी था, लेकिन टूटा होने के कारण उसके छोटे से हिस्से से मैं निकलकर उसके अंदर पहुंच गया था। वो बड़ी सी हवेली जिस पर बड़ी बड़ी बेलें चढ़ी हुई थी, इधर उधर घास ही घास और मिट्टी का ढेर बहुत बड़ा लगा हुआ था। रास्ते में पानी भी था जो कुछ दिन पहले बारिश के कारण वहाँ पर रुक गया होगा। जैसे दीवारें भी थोड़ी थोड़ी गीली महसूस हुई। मैं दीवारों के पास से घिसटता हुआ उसके अंदर जाना चाहता था, लेकिन मुझे ये पता नहीं था अंदर जाने का रास्ता कौन सा है। वो बड़ा दरवाज़ा जो उस हवेली के बिल्कुल बाहर लगा हुआ था वो बंद था। यहाँ कितने दरवाजे थे मुझे नहीं पता, और कितनी अंदर तक दीवारें आती जाएंगी जिसके बाद उस बड़ी सी हवेली के अंदर तक पहुँचा जाएगा, इसका जवाब मुझे जानना था। मुझे एक खिड़की से रास्ता मिल गया। कांच की वो खिड़की तोड़कर अंदर जाना आसान था। अंदर वाली खिड़की पहले से ही खुली थी। कांच को मैंने तोड़ा, कदम अंदर रखा और इस अंधेरे में मुझे देखने में परेशानी हो रही थी। कई रोशनदान बने थे जिसमें से चांद की रोशनी अंदर तक आ रही थी, लेकिन ये रोशनी इतनी ज़्यादा नहीं थी कि मैं सब कुछ साफ साफ देख पाता। वो बड़ी सी हवेली अंदर से बहुत ज़्यादा खुली थी और रोशनी को जैसे खा रही थी। मेरे पैरों में कई बार सामान आता और मैं उससे टकराता, लेकिन वो गुर्राने की आवाज़ जो उस शैतान से आ रही थी मुझे करीब सुनाई देती। मैं रुकना चाहता था, मैं वहाँ सांस लेना चाहता था, लेकिन वो शैतान मुझे डरा डरा कर एक तरफ ले जाता जा रहा था। मैं कमरों में छिपने की कोशिश करता, लेकिन उनके दरवाजे नहीं थे। मैं किसी दरवाजे को बंद करके वहाँ अंदर छिप जाना चाहता था। मैं किसी अलमारी के अंदर छिपना चाहता था, लेकिन वहाँ अलमारी भी मिल नहीं रही थी। अंधेरे में परेशानी बहुत थी। मैं सीधा गया सामने वाले बेड के नीचे छिप गया। मैंने इतनी तेज़ी दिखाई ताकि उसे पता ना लग पाए। सामने मुझे उसके आने की आहट तक ना हो पा रही थी। वो काला सा साया जैसे वहाँ से जा चुका हो। काफ़ी देर में इंतज़ार करता रहा, लेकिन जब मेरे कान के पास से सांस की आवाज़ आने लगी तो मेरी नज़र पीछे को घूमी। वो शैतान बेड के नीचे मेरे ऊपर जैसे चढ़ा हुआ था। उसने मेरी टांगें पकड़ रखी थी और अब मैं बेड के नीचे से बाहर की तरफ भी निकल नहीं पा रहा था, जैसे कोई चीज़ मुझे अंदर की तरफ खींच रही हो। मेरी टांग पर दर्द होना शुरू हो चुका था। उसने जैसे बड़े बड़े पंजे मेरी टांग के अंदर गड़ा दिए थे, लेकिन किसी तरह से मैंने कोशिश की और घिसट कर मैं बेड के बाहर आ गया। उन नाखूनों ने जैसे मेरे पैरों को छील कर रख दिया था। मैंने जूता पहना हुआ था, लेकिन वो जूता तक फट चुका था। एक पैर में वो फटा हुआ जूता और दूसरा जूता तो फट कर निकल भी गया था। मैं लंगड़ाता हुआ एक पैर में जूता पहना वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। वो शैतान अब भी मेरे आसपास और मेरे कपड़ों पर अपने पंजे कड़ाता जा रहा था। मैं पीछे घूमता वो नज़र नहीं आता, जैसे सिर्फ रोशनी में वो नज़र आता। वो धुंधला सा काला सा साया जिसका आकार बदलता जा रहा था। काफ़ी देर तक उससे बचने के बाद मुझे महसूस होने लगा मैं इससे दूर नहीं जा पाऊंगा। मैं दोबारा उसी खिड़की से उस हवेली से बाहर निकला। भले ही ये हवेली बहुत बड़ी थी, लेकिन बाहर जंगलों में इस हवेली का पूरा एरिया इससे भी ज़्यादा बड़ा महसूस हो रहा था। मैं बाहर भी भागता जा रहा था। मुझे लगा मैं बच नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं कोशिश पूरी करूंगा। वक्त लगभग 4 बजे का होगा। मैं सोच रहा था 5 साढ़े 5 बजे शायद रोशनी हो जाएगी। रोशनी में मैंने कहानियाँ सुनी हैं, भूत प्रेत हमला नहीं करते, उनकी शक्ति कमज़ोर हो जाती है। मुझे बस ये घंटों निकालने हैं, लेकिन शरीर से निकलता खून मेरी मौत का कारण बन सकता था। इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता था। भागता हुआ मैं ईंटें उस शैतान के ऊपर मारता रहा। कुछ पत्थर जो मेरे हाथ में आते मैं उसे भी उस पर बरसाता। उस पर कोई असर नहीं होता, जैसे वो सारा सामान उसके आर पार चला जाता। वो धुएं की तरह था, लेकिन जब वो मुझे पकड़ता तो उसकी पकड़ काफ़ी मजबूत होती, जो मेरी हड्डियां तोड़ने के लिए काफ़ी थी। मैं उससे बचता घिसटता आगे की तरफ बढ़ रहा था। मेरे खून की बूंदें उस मिट्टी पर गिर रही होंगी। मुझे सामने कुछ नज़र आया। ये कोई कमरा लग रहा था। मैं थोड़ा करीब पहुंचा तो चांद की रोशनी में छोटा सा मंदिर नजर आया।
मुझे लगा शायद मैं यहाँ बच पाऊँ, लेकिन मन में ज़्यादा आशा नहीं थी। इस जैसे शैतान का सामना मैंने कभी नहीं किया था। क्या मैं यहाँ बच पाऊंगा, मुझे भरोसा तक नहीं था। लेकिन वो शैतान ज़्यादा तेज़ी से मुझे पकड़ने की कोशिश करने लगा। वो नाखून मेरी पीठ में गड़ाने लगा। दर्द इतना असहनीय हो चुका था कि मैं चीखें मार रहा था। लेकिन पहले ही इतनी चोट लगी हो तो और चोट परेशान नहीं करती। वो नाखून गड़ तो रहे थे, लेकिन मेरे कदम रुक नहीं रहे थे। वो मुझे पकड़कर रोकने की कोशिश कर रहा था। इस चीज़ ने मेरे मन में आशा जगाई कि शायद ये डर रहा है। मैं और तेज़ी से उस मंदिर के अंदर जाने की कोशिश करने लगा। उसके दरवाजे खुले थे। अंदर रखा वो शिवलिंग जैसे चांद की रोशनी में हल्का सा चमक रहा था। उस पर वो नमी थी जिस कारण वो चमक आ रही थी। आसपास रखे फूल भी ताज़े महसूस हुए और मैं भागकर उसके अंदर चला गया। मंदिर के गर्भगृह में पहुंचकर मेरे शरीर से दर्द सहा नहीं जा रहा था और यहाँ से बाहर भागने का सिर्फ एक रास्ता था, मंदिर का वही रास्ता जिससे मैं यहाँ आया था। ये छोटा सा मंदिर था जिसमें 10 से ज़्यादा लोग समा नहीं पाएंगे। यहाँ से मैं बाहर भी नहीं भाग पाऊंगा। अगर वो शैतान दरवाजे पर खड़ा हो जाए तो मैं बाहर नहीं निकल सकता। वो मुझे बड़ी आसानी से पकड़ लेगा। वो दरवाजे पर खड़ा हो गया। मैं इंतज़ार करने लगा कब वो मेरे पास आएगा और मेरी ये ज़िंदगी को ख़त्म कर देगा। लेकिन उसके कदम इस मंदिर के अंदर नहीं पड़ रहे थे। लगभग 2 घंटे मैंने उसी मंदिर के अंदर उसकी आंखों में झांकते हुए निकाले। मैं बाहर नहीं निकल पा रहा था क्योंकि वो शैतान खड़ा था और शायद उस शिवलिंग के कारण वो शैतान भी इस मंदिर के अंदर कदम नहीं रख पा रहा था। 2 घंटे उसकी आंखों में झांकते हुए निकाले, जैसे मैं उसे बताना चाहता था मौत इतनी आसानी से नहीं होती। भगवान जब रक्षा करते हैं तो मौत को भी मात दी जा सकती है। लगभग रोशनी जब वहाँ पर पड़नी शुरू हो गई, वो भी धुंधला सा होता गया। वो काली परछाई वहीं पर खड़ी रही, कहीं गई नहीं। रोशनी में वो धुंधली होती होती जैसे गायब हुई। दिन में मैं उसी मंदिर में खड़ा रहा और वहाँ से आवाज़ें लगाता रहा। मेरी चीखें उस वादियों में गूंज रही थी। लोगों को मैंने उस हवेली के अंदर आते देखा। ये मेरे गांव के लोग थे, शायद इस धूप में मदद करने के लिए आए हुए थे। लोगों ने मुझे वहाँ से बचाया और शहर में अस्पताल में लेकर गए। मेरी जान बड़ी मुश्किल से बच पाई थी, लेकिन रात का इंतज़ार मैं करता रहा, कहीं आज रात भी वो शैतान मेरा पीछा ना करे। वो शैतान उसी गांव में रह गया। मेरा सामान भी वहीं पड़ा है आज भी। इस घटना को हुए 1 साल हो चुके हैं, लेकिन मैं सामान तक लेने उस गांव में कभी नहीं गया। मैंने मन में ठान लिया है, ना मैं उस गांव की तरफ कभी अपना चेहरा करूंगा और ना ही उस शैतान के बारे में पता करूंगा। मैं आज भी डरता हूँ। मुझे कभी कभी अंधेरे में ऐसा महसूस होता है जैसे काली परछाई मेरा पीछा करती हो। मैं कभी उसे देख नहीं पाता, लेकिन मैं आज भी जिंदा हूँ। इस बात को याद करके ये सोचता रहता हूँ शायद ये मेरा भ्रम है। उस घटना ने मेरे अंदर ऐसा डर भर दिया है कि रात के वक्त शहर में भी जब कोई मेरे घर का दरवाज़ा खटखटाता है तो मैं अपने बेड से उतरता तक नहीं, दरवाज़ा तो क्या खोलूँ मैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आप इस लेंथ की कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो हमें बताना ना भूलें। हम आपकी पसंद की हर बेहतरीन कहानी लेकर आना चाहते हैं, तो खास टॉपिक्स अगर आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं तो प्लीज़ बताइए। अगर आप किसी खास लेंथ की वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी बताइए। क्या आप 5 से 10 मिनट की वीडियो देखना पसंद करोगे, 10 से 20 मिनट की वीडियो देखना पसंद करोगे या 30 से ऊपर की वीडियोस देखना पसंद करोगे? आपके कमेंट्स बहुत ही ज़रूरी हैं जो हमारे इस चैनल के भविष्य को तय करेंगे। तो अपना योगदान देना ना भूलें। आपका मनोरंजन ही हमारा कर्तव्य है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।